नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम यहाँ पर हिंदी साहित्य जो कि यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेना चाहते हैं उनके लिए होगा। और ये दृष्टि क्या जो हिंदी क्लास नोट्स हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले मैंने इथिक्स का जो है काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं और उसका सेशन भी समाप्त होने वाला ही है। ठीक है, 4-5 वीडियो पढ़ेंगे, उसमें बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम कंपाइलेशन वीडियो डाल देंगे, मतलब कि 6-7 घंटे या फिर 10 घंटे जितना भी बने एक मैराथन क्लास ला देंगे, जिसको सिर्फ एक मैराथन क्लास में ही हम पूरे एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। जैसे हिंदी साहित्य हो गया एक सब्जेक्ट में, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट में हम इथिक्स को देख लेंगे। इसी तरीके से एक एक वीडियो करके बना देंगे एट द लास्ट में मैराथन क्लास के रूप में। हिंदी का पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो क्लास नोट्स हमारे पास प्रोवाइड कराए गए हैं कंप्लीट क्लास नोट्स से उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य जिनके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला खंड जो है पहला प्रश्न पत्र होगा। मुझे आशा है कि आपको ये पता होगा कि किस तरीके से पैटर्न आता है एग्ज़ाम में, और वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। प्रश्न पत्र एक खंड का में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है। ठीक, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार। खंड खा में हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 आता है। प्रश्न पत्र 2 में पहला खंड पद्य साहित्य है, जिसमें कबीर, सूरदास, तुलसीदास और जयसी बिहारी, मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा खंड है जो कि गद्य साहित्य है। इसमें हम भारतेंदु मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल आदि जो है लेखकों को पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हमारा जो है सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे खंड से स्टार्ट करेंगे। और आप इसको जो है खंड के हिसाब से आप वहाँ पे जितना भी होगा उसको आप मिलाते रहिएगा। जो हमारे पास वीडियो के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नोट्स हैं हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियोज़ देखेंगे। तो हिंदी साहित्य आइडियो और वीडियो आधारित कक्षा कार्यक्रम जो कि अध्ययन सामग्री है, खंड पहला को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे जो सिलेबस रहेंगे उपन्यास का इतिहास, महाभोज, दिव्या, गोदान, मैला आंचल, नाटक और रंगमंच का इतिहास, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त और आषाढ़ का एक दिन हम यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ पे रहने वाला है वो है उपन्यास। उपन्यास के बारे में ये हम पढ़ते हैं। उपन्यास का अर्थ समझते हैं। उपन्यास आधुनिक गद्य की कथात्मक विधा है, जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ था। यदि उपन्यास शब्द का विखंडन करें तो इसके 2 हिस्से होते हैं, उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। बात करते हैं उपन्यास और आख्यायिका में अंतर। कुछ लोग मानते हैं कि उपन्यास आधुनिक विधा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उनका दावा है कि आज का उपन्यास संस्कृत साहित्य में मिलने वाली आख्यायिकाओं का ही परिवर्तित रूप है। तर्क यह है कि आख्यायिकाएँ गद्यात्मक और कथात्मक होने के साथ साथ आकार की दृष्टि से भी उपन्यासों जैसी ही थी, किंतु वर्तमान में यह मत मान्य नहीं है। आजकल माना जाता है कि उपन्यास एक आधुनिक विधा है, जिसका जन्म पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की कोख से जन्मे मध्य वर्ग के उदय के कारण हुआ। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आख्यायिका बाहरी ढांचे में चाहे उपन्यास के नज़दीक हो, रचना दृष्टि के स्तर पर भिन्न है। वहीं बात करें तो आख्यायिका आदर्शवादी रचना होती है, जिसमें अलौकिक मान्यताओं, नैतिक उपदेशों तथा भावनापूर्ण कल्पनाओं की सघन उपस्थिति होती है। इसके विपरीत उपन्यास अनिवार्यतः यथार्थवाद से संबंधित होता है, क्योंकि वह इहलौकिक जीवन, यथार्थ घटनाओं तथा इतिहास के तथ्यों से प्रभावित होता है। वहीं अगर बात किया जाए उपन्यास के तत्वों की, तो पाश्चात्य साहित्य विवेचन में उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं: कथानक और कथावस्तु, उद्देश्य, चरित्र योजना, भाषा शैली, संवाद योजना और देश काल वातावरण। कहानी के भी 6 तत्व माने जाते हैं, हालांकि उसमें देश काल का विशेष महत्व नहीं होता। नाटक में इन 6 तत्वों के साथ अभिनेता का
अभिनेता या रंग संकेत का सातवां तत्व भी जुड़ जाता है नाटक में। ठीक है, अब बात करते हैं कथानक या कथा वस्तु क्या होता है। देखिए, कथानक का अर्थ है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णनों को आपस में बांधता है। यह अंग्रेजी शब्द प्लॉट का हिंदी अनुवाद है। एक अच्छे कथानक की पहचान यह है कि उसमें अनुपात और गति उचित हो। उचित अनुपात का अर्थ है कि न तो घटनाओं या वर्णनों का भरमार हो और न ही चरित्र इतना ज़्यादा हो कि पाठक उनके साथ संगति न बैठा सके। इसी प्रकार बात करें तो यदि घटनाएं, चरित्र या वर्णन बहुत कम हो और इस वजह से पाठक को उपन्यास के आस्वादन में समस्या होने लगे तो भी यही माना जाएगा कि कथानक कमज़ोर है। गति का अर्थ यह है कि उपन्यास पढ़ते समय न तो अनावश्यक विराम बीच में आते हों जिनसे पाठक को बोरियत महसूस हो, न ही घटनाओं के घटने की गति इतनी तीव्र हो कि पाठक कथानक के साथ तादात्म्य न बना सके। वहीं बात करें, अगला पॉइंट हमारा है कि अच्छे कथानक का एक विशेष गुण होता है संबंध निर्वाह। यदि लेखक विभिन्न चरित्रों और घटनाओं को ठीक तरीके से आपस में जोड़ देता है तो यह कुशल संबंध निर्वाह का उदाहरण है। कभी कभी ऐसा होता है कि कथानक के कुछ तत्व आपस में असंबद्ध दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में यह समस्या दिखाई पड़ती है। कुछ समीक्षकों ने गोदान उपन्यास की शहरी और ग्रामीण कथा को भी असंबद्ध बताया है। यदि किसी उपन्यास या नाटक में एक से अधिक कथाएं हों तो प्रमुख कथा को आधिकारिक कथा कहते हैं, जबकि शेष कथाओं को प्रासंगिक या अवान्तर कथाएं कहते हैं। ऐसे कथानक में यह गुण होना चाहिए कि सभी प्रासंगिक कथाएं आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हो। यदि कोई प्रासंगिक कथा अनावश्यक महत्व पाकर स्वायत्त हो जाती है तो यह कथानक का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कहीं कहीं यह समस्या नजर आती है। कुछ समीक्षकों के अनुसार गोदान में ग्रामीण कथा आधिकारिक है जबकि शहरी कथा प्रासंगिक। कथा वस्तु का अर्थ है कि कहानी की विषय वस्तु या सामग्री कहाँ से ली गई है। वहीं कथा वस्तु का स्रोत इतिहास भी हो सकता है, वर्तमान भी और कल्पना भी। इस आधार पर कथा वस्तु को प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र में विभाजित किया जाता है। प्रख्यात का अर्थ है किसी प्रसिद्ध कथा को आधार बना लेना और उत्पाद्य का अर्थ है कल्पना से नई कथा वस्तु बनाना तथा मिश्र का अर्थ है प्रसिद्ध तथा काल्पनिक तत्वों को मिलाकर कथा का निर्माण करना। वहीं बात करें तो अच्छी कथा वस्तु वह होती है जो विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। इसलिए यदि घटनाएं और चरित्र काल्पनिक हैं और कहानी में आकस्मिकता और संयोग तत्व का महत्व ज़्यादा है तो कथा वस्तु अविश्वसनीय और कमज़ोर हो जाती है। उदाहरण के लिए गोदान की कथा वस्तु अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय है क्योंकि वह जीवन के यथार्थ पर आधारित है। इसके विपरीत देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की कथा वस्तु अविश्वसनीय है क्योंकि वह अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पनाओं से भरी पड़ी है। दूसरा था हमारा उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार ने किस प्रयोजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है, अर्थात वह रचना के माध्यम से किस प्रयोजन की उपलब्धि करना चाहता है। हल्के किस्म के रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं, किंतु जो रचनाकार साहित्य की सामाजिकता का सम्मान करते हैं उनका उद्देश्य व्यापक होता है। यह उद्देश्य सामान्यतः किसी विचारधारा या आदर्श या नैतिक मूल्य की स्थापना करना होता है। अच्छा रचनाकार उद्देश्य को उपदेश की तरह थोपता नहीं है, वह उसे रचना के भीतर इस तरह से घुला मिला देता है कि वह पाठक के हृदय को प्रभावित तो करे किंतु अलग से चिपका हुआ नजर न आए। यशपाल के कुछ उपन्यास इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि उनमें विचारधारा चिपकी हुई नजर आती है। इसके विपरीत प्रेमचंद्र का गोदान रेणु
का मैला आंचल और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें अलग से उद्देश्य नज़र नहीं आता। 1950 ईस्वी के बाद के साहित्य में उद्देश्य का महत्व कम हुआ है। अब यथार्थवाद इतना सघन हो गया है कि अधिकांश लेखक सिर्फ यथार्थ का वर्णन करना चाहते हैं, अलग से कोई उद्देश्य लेकर नहीं चलते। इस स्थिति को कुछ लोगों की भाषा में उद्देश्य का टूटना कहते हैं, जबकि कुछ अन्य के अनुसार परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि आज के लेखक उद्देश्य के तौर पर यथार्थ के भीतर छिपी विद्रूपताओं को उभार कर पाठक को उनसे लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। वहीं चरित्र योजना की बात करें तो कोई भी रचनाकार यदि कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है तो उसे कुछ पात्र या चरित्र गढ़ने पड़ते हैं ताकि उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने भाव का संप्रेषण कर सके। अच्छे लेखक की पहचान है कि वह खुद को किसी एक चरित्र में प्रक्षेपित नहीं करता, वह विभिन्न चरित्रों में आंशिक रूप से स्वयं को इस प्रकार प्रक्षेपित करता है कि पाठक उसे पहचान न सके। उदाहरण के लिए गोदान में प्रेमचंद ने किसी एक चरित्र में स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया, जबकि दिव्या को पढ़े तो मारिश को देखते हुए कई बार लगने लगता है कि यशपाल ही चेहरा बदल कर आ खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने सीमित रूप में पृथुसेन में भी स्वयं का प्रक्षेपित किया है। वहीं बात करें तो अच्छी चरित्र योजना का लक्षण है कि रचना में चरित्रों की भीड़ न हो, न ही चरित्रों की संख्या इतनी कम हो कि रचनाकार का मूल भाव संप्रेषित न हो सके। प्रसाद ने कहीं कहीं नाटकों में चरित्रों की भीड़ इकट्ठी कर दी है। प्रेमचंद ऐसा करने से लगातार बचे हैं। यशपाल और मन्नू भंडारी के यहाँ भी चरित्र उचित संख्या में हैं। वहीं बात करें तो अच्छी चरित्र योजना का लक्षण है कि उसमें चरित्र सहज और स्वाभाविक नजर आते हैं, काल्पनिक नहीं। पारंपरिक रचनाओं में नायक केवल अच्छा होता है तो खलनायक केवल बुरा। दोनों में ही अपनी अच्छाई या बुराई को लेकर आंतरिक द्वंद्व नहीं होता। बस कभी कभी खलनायक में पश्चाताप दिखाकर उसका हृदय परिवर्तन करा दिया जाता है। वर्तमान समय में अच्छे चरित्र वे माने जाते हैं जो सहज हों, लेखक के हाथ की कठपुतली न हो, अच्छाई और बुराई दोनों को धारण करते हो, जिनमें आंतरिक द्वंद्व होता हो तथा जिन्हें पढ़कर आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ महसूस होता हो। चरित्रों में यह परिवर्तन प्रेमचंद और प्रसाद ने शुरू किया, जो आज़ादी के बाद के साहित्य में और प्रखर होकर उभरा। अच्छी चरित्र योजना में सभी चरित्रों का महत्व बराबर नहीं होता। कथानक में उनके महत्व के अनुसार ही उन्हें स्थान दिया जाता है। इस दृष्टि से चरित्रों के दो प्रकार माने जाते हैं, सहभागी चरित्र यानी पार्टिसिपेंट कैरेक्टर और प्रेक्षक चरित्र अर्थात ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर। यदि इन दोनों को सही अनुपात में महत्व दिया जाए तो कथानक में बिखराव पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए मैला आंचल उपन्यास में लगभग 256 चरित्र हैं, किंतु इसके बावजूद इसमें बिखराव नहीं है क्योंकि चरित्रों का अनुपातिक महत्व ठीक है। दूसरी ओर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में सिर्फ 25 चरित्र हैं, तब भी बिखराव दिखता है क्योंकि कई गौड़ चरित्रों को ज़्यादा महत्व दे दिया गया है। अच्छी चरित्र योजना में चरित्र के सिर्फ बाहरी पक्षों का वर्णन नहीं होता, बल्कि लेखक उसके मन के भीतर प्रविष्ट होकर मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी सूक्ष्म अंकन करता है। उदाहरण के लिए बात करें तो प्रेमचंद ने अपने चरित्र के मनोवैज्ञानिक पक्षों के विश्लेषण पर अत्यधिक बल दिया है, जिसके कारण उनके चरित्र अत्यंत सजीव बन पड़ते हैं। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में तो यह विशेषता चरम स्तर पर दिखाई देती है। चरित्र योजना के मूल्यांकन में यह भी देखा जाता है कि लेखक ने चरित्रों के वर्णन के लिए कौन सी शैलियों का प्रयोग किया है। सामान्यतः चरित्रों के वर्णन के लिए 4 प्रकार की शैलियाँ मानी जाती हैं। पहला, जिसमें चरित्र स्वयं अपनी विशेषताएं बताता है। दूसरा,
जिसमें चरित्र एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं। तीसरा, जिसमें खुद लेखक चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करता है। चौथा, जिसमें विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्र को ध्यान में रखकर उसकी प्रतिक्रिया तथा व्यवहारों के माध्यम से चरित्र का वर्णन किया जाता है। बात करें अच्छे उपन्यासों व नाटकों में ये चारों शैलियाँ विद्यमान रहती हैं, किंतु आनुपातिक दृष्टि से अंतिम शैली का महत्व सबसे अधिक होता है तथा बाकी शैलियाँ सिर्फ आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। आइए बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली के विश्लेषण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, रचनाकार ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है तथा उसमें विभिन्न शब्दावलियों का अनुपात कैसा है। उदाहरण के लिए दिव्या, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन जैसी रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, जो रचना के ऐतिहासिक वातावरण के कारण उचित भी है। इसके विपरीत गोदान और महाभोज की भाषा आम हिंदुस्तानियों की भाषा है। मैला आंचल की भाषा कुछ अलग है, क्योंकि उसमें ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र में होने के कारण देशज शब्दावली का अनुपात अत्यधिक है। क्या रचनाकार ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है? इसके प्रयोग से प्रभाव बढ़ता है, हालांकि एक सीमा से अधिक होने पर इनके कारण नए भाषिक प्रयोगों की संभावना कमज़ोर हो जाती है। क्या लेखक ने प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों की भाषा का प्रयोग किया है? इन तत्वों के प्रयोग से भाषा की प्रभाव क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। क्या लेखक ने व्यंग्य का प्रयोग किया है? इसके प्रयोग से समाज की विकृतियों पर जोरदार तरीके से चोट करना संभव होता है। वहीं क्या लेखक ने मौन की भाषा का प्रयोग किया है? समर्थ लेखक कभी कभी मौन के माध्यम से वह कहलवा लेते हैं जो हजारों शब्दों के प्रयोग से भी नहीं कहा जा सकता। यह विशेषता मुख्यतः नाटकों में मिलती है, किंतु सीमित रूप से उपन्यासों, कहानियों में भी मिल जाती है। क्या लेखक ने ध्वनि योजना, ध्वन्यात्मकता, नाद योजना, नादात्मकता का प्रयोग किया है? इसका अर्थ है कि ध्वनियों की झनकार के माध्यम से अर्थ को संप्रेषित करना। इसका प्रयोग होने से रचना की उम्र बढ़ती है और प्रभाव क्षमता में भी वृद्धि होती है। सूत्र वाक्यों का प्रयोग भी भाषा शैली की गहराई का एक लक्षण है। सूत्र वाक्य वे हैं जिनमें बहुत कम शब्दों में किसी गहरे सत्य को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इन्हें पढ़ने से पाठक को चमत्कार की अनुभूति होती है। बात करें तो उदाहरण के लिए बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल ने कहा था, बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सत्यानाश से रोचक प्रसंग कोई नहीं होता। प्रेमचंद ने कहा था। आदि प्रभावशाली सूत्र वाक्य है। बात करते हैं संवाद योजना। संवाद योजना किसी भी उपन्यास, नाटक या कहानी में यदि चरित्रों के मध्य सीधी बातचीत कराई जाए तो प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि पाठक सीधे चरित्रों से रूबरू होता है। लेखक के माध्यम से परोक्ष रूप में चरित्रों को नहीं जानता है। यदि लेखक खुद बीच में आ खड़ा हो तो वह पाठक को बताता है कि दोनों चरित्रों ने एक दूसरे से क्या कहा। यह शैली प्रभाव की दृष्टि से कमज़ोर हो जाती है। अच्छी संवाद योजना वहाँ होती है जहाँ संवाद छोटे छोटे, कसे हुए, चुस्त और गतिशील हो। उनका गतिशील होना जरूरी है ताकि एक बात से दूसरी बात निकलती जाए। यदि संवाद लंबे हो तो पाठक ऊबने लगता है, इसलिए छोटे और चुस्त संवाद बेहतर माने जाते हैं। यदि किसी चरित्र के संवाद बोलते समय दूसरा चरित्र उसे बीच में ही काट कर अपनी बात कहे तो सामान्यतः शैली और बेहतर हो जाती है, क्योंकि इससे गति और कसाव में वृद्धि होती है। हालांकि इसके लिए लेखक का समर्थ होना जरूरी है। अच्छी संवाद योजना का एक लक्षण यह भी है कि वह कथा को आगे बढ़ाने में अर्थात कथानक को गति देने में सक्षम होती हैं।
संवादों के बीच में ही कोई ऐसा प्रसंग छेड़ दिया जाता है जिससे कहानी अगले मोड़ की ओर बढ़ती है। बात करते हैं छठा नंबर, देश काल और वातावरण की। अच्छे उपन्यासों और नाटकों में देश व काल संबंधी सूचनाएं पर्याप्त रूप में दी जाती हैं, किंतु यदि सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप में दी जाएं तो रचना कमज़ोर हो जाती है, देश काल से बंध जाती है। इसलिए समर्थ लेखक देश और काल की निश्चित सूचनाएं न देकर तत्कालीन परिस्थितियां दिखाते हैं, ताकि रचना उस काल के साथ साथ वर्तमान काल में भी प्रासंगिक बनी रहे। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने गोदान एक भी काल संबंधी सूचना तिथि या वर्ष के साथ नहीं दी और देश संबंधी सूचनाओं में लखनऊ शहर के अतिरिक्त किसी भी शहर या गांव का नाम देने से बचे हैं। इसलिए गोदान अपने देश और काल का अतिक्रमण कर पाता है और महाकाव्यात्मक उपन्यास कहलाता है। गौरतलब है कि निश्चित सूचनाओं के न होने पर भी प्रेमचंद ने तत्कालीन परिस्थितियों का इतना सघन चित्रण किया है कि 1936 ईस्वी का अवध आँखों के सामने तैरने लगता है। वातावरण का अर्थ सिर्फ प्राकृतिक वातावरण से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से भी है। समर्थ रचनाकार रचना में सूचित समय के परिवेश को इतना जीवंत बना देता है कि पाठक स्वयं को उसी वातावरण के भीतर महसूस करने लगता है। मैला आंचल जैसे उपन्यास इस दृष्टि से वातावरण प्रधान उपन्यास कहे जा सकते हैं।